नाउ वी विल स्टार्ट समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18। विधि के समझ क्षमता, इसमें दो आर्टिकल 14 है, इसमें दो पार्ट हैं। विधि के समझ क्षमता, विधियों का समान संरक्षण। मतलब इसमें ये जो आर्टिकल 14 है इसमें ये बोला गया है कि देखो, एक हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। ओके, क्या ये सब पे अप्लाई होता है? यस, सिटीजन्स पे भी होता है, फॉरेनर्स पे भी होता है। ओके, व्यक्ति, यहाँ पे जो व्यक्ति सब लाइक अगर जो यहाँ पे व्यक्ति शब्द है, जैसे कि अगर नागरिक आया है तो कहीं पे भी, तो उसको हम कम्प्लीटली जानेंगे कि वहाँ पे सिर्फ सिटीजन्स पे हो रहा है। अगर कहीं पे व्यक्ति आ रहा है तो वहाँ पे फॉरेनर सिटीजन सारे अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे शामिल है व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, किसी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित है, यानी पंजीकृत समितियाँ, कंपनियाँ, संवैधानिक निगम एक्सेट्रा। केवल इंसान ही नहीं है। विधि के समक्ष क्षमता के बारे में बात करते हैं, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश मूल से लिया गया है, ब्रिटेन के रूल ऑफ लॉ से आया है। ओके, मीन किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विधि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। देखो, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसमें ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है उसके पक्ष में कोई विशिष्ट मतलब स्पेशल राइट्स नहीं होंगे, स्पेशल मतलब कि स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा उनको। ये विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, किसी को खास प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। साधारण विधि या साधारण न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कि इन्होंने बोला सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। एक ही कानून, एक ही कोर्ट सिस्टम लागू होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो गरीब हो, विधि के ऊपर नहीं है। तो इसमें देखो, एक चीज़ हमें सुनने में तो लग रहा है कि यार अच्छा तो है, तो फिर इसको निगेटिव क्यों बोला गया है? निगेटिव इसलिए बोला गया है कि देखो, जहाँ पे चलो इन्होंने ये चीज़ें बोला किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, अमीर गरीब ऊंचा नीचा सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे कि हमें काफ़ी चीज़ें जैसे राइट्स मिल जाती है, वुमेन को लेके हो गया, बच्चों को लेके हो गया, SC ST OBC को लेके हो गया, यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा, कोई भी हो, इसका कहना है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, तो इसीलिए इसको निगेटिव बोला जाता है। अभी हम देखेंगे कौन सा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार अध्यारोपित दायित्वों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समान। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया। मतलब इन्होंने ये बोला है गया है कि अगर हम किसी को विशेषाधिकार अध्यारोपित कर रहे हैं, दायित्व दे रहे हैं, तो समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समान। मीन अगर दो लोगों की स्थिति समान है तो हम उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। बट अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा गरीब को एडवांटेज देंगे, राइट? तो इसमें ये बोला गया है, इट्स गुड, इसीलिए इसको अफर्मेटिव बोला गया है। समान विधि के अंतर्गत समान नियम, ठीक है, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। इसी तरह इक्वालिटी बिफोर लॉ नकारात्मक, हमने बताया क्यों है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव है क्योंकि ये प्रिविलेज देता है, स्पेशल लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें अलाउ करता है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो निगेटिव है तो वो खराब है, ऐसा नहीं है। दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता का, इन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव जो है यही है, विधि, अवसर और न्याय की समानता। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एक बार फिर से फटाक से मतलब माइंड में रिकॉल करते चलना, वीडियो पॉज करना और सोचना हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला, फिर उसके बाद स्पेशल प्रिविलेज इसमें क्या बोला, क्या कहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या बोला, इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या बोला, तो इसको फटाफट रिकॉल कर लेना, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, जहां समान और असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होगा वहां आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। ये इसका क्या मतलब हुआ? आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वल ट्रीटमेंट, असमानता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो मतलब कि ये है कि अगर समान और असमान के बीच थोड़ा अलग व्यवहार हो रहा है तो वहाँ लागू नहीं होगा, यानी कि श्रेणी विधान को अस्वीकार करता है आर्टिकल 14। यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण की स्वीकृत करता है।
अब हम रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एवी डाइसी का मानना है विधि के समक्ष समता का विचार विधि के शासन का मूल तत्व है। कुल मिला के आपको ये माइंड में रखना है। रूल ऑफ लॉ में एवी डाइसी ब्रिटेन के हैं जज, इनका कहना विधि के समक्ष समता का विचार मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है रूल ऑफ लॉ का मूल तत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें 3 अवधारणाएं, किस रूल ऑफ लॉ की 3 अवधारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं। क्या क्या है? इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति मतलब कि व्यक्ति को विधि के शासन के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता की आवश्यकता, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अमीर गरीब ऊंच नीच इन सबको कानून के ऊपर नहीं रखा जाएगा। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता यानी कि अधिकारों का परिणाम जैसा कि न्यायालयों द्वारा परिभाषित प्लस लागू किया गया है। देखो इसमें क्या बोला गया है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है इसका जो मूल तत्व क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि विधि के समक्ष क्षमता है। ठीक है, इसके 3 एजम्पशन से इच्छाधीन शक्तियों का अकाउंटिंग, इच्छाधीन शक्तियों का अनुपस्थिति होना चाहिए। दूसरा है विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है, विधि के समान सबको समान इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति है। और तीसरा है व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट अप्लीकेबल है इंडिया में। कौन कौन? इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, व्यक्तिगत अधिकारों की इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति और विधि के समक्ष समता आवश्यक है। ये दोनों ही अप्लाई हैं अंडर द रूल ऑफ लॉ, बट व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता ये अप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। इंडिया में क्या बोला गया, देखो इसमें क्या बोला गया है, व्यक्तिगत अधिकारों का संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है जैसा कि न्यायालय द्वारा परिभाषित प्लस लागू है, ना कि स्रोत है। इन्होंने रिजल्ट बोला है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता मतलब इसमें ये बोला गया है कि ये रिजल्ट बट सोर्स नहीं है। बट हमारे इंडिया में क्या बोला गया है कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं संविधान उनका स्रोत है, व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। फिर उसके बाद आर्टिकल 14 के अंतर्गत उल्लंघित विधि का शासन संविधान का मूलभूत तत्व है। संविधान का यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि एक्सेप्शन है। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है। क्या एब्सोल्यूट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। क्या क्या है, इसलिए इसे संवैधानिक निषेध या अन्य अपवाद हैं। जैसे कि 361, इसमें क्या बोला जाता है, आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को थोड़े से राइट्स दिए गए हैं। क्या दिए? थोड़े नहीं, बहुत दिए गए हैं। डेप्थ में हम इनके प्रेसिडेंट और गवर्नर के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। कार्य में अगर ये कार्यालय में इनके द्वारा किए गए किसी कार्य या निर्णय कार्य हो गया, कार्यालय में निर्णय हो गया के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, दोनों ही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को पदावधि के दौरान, मतलब जब टेन्योर चलता रहेगा तो न्यायालय में किसी, देखो क्रिमिनल केसेस के लिए कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती है, बट अगर सिविल केसेस हैं, सिविल केसेस में गिरफ्तारी या कारावास, पदावधि के दौरान गिरफ्तारी या कारावास न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है। कार्यालय के दौरान अगर उन्होंने व्यक्तिगत यानी सिविल केसेस हैं तो उसमें 2 महीने का इनको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, फिर न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा। मैं इसलिए स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, बस इतना याद रखना है कि एक्सेप्शन में आर्टिकल 361 है। आर्टिकल 361A में कोई भी व्यक्ति, क्या बोला गया, कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा के या दोनों सदनों के या दोनों सदनों में एक सदन के सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का समाचार पत्र में या फिर रेडियो या टेलीविज़न में उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, देश के किसी भी न्यायालय में नहीं।
चलता। मतलब इसमें ये बोला गया है आर्टिकल 361 में ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति है, सदन में कोई कार्यवाही चल रही है, तो संसद या राज्य विधानमंडल सभा के दोनों सदनों में चल रही है, एक सदन में चल रही कोई व्यक्ति है, वहाँ की जो सत्य कार्यवाही चल रही है उससे संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित समाचार पत्र, टेलीविज़न, इन सब में अगर उसने इस चीज़ को मतलब बताया तो उस पर किसी भी प्रकार का न तो क्रिमिनल, ना ही सिविल, ना ही मतलब किसी भी प्रकार का न दीवानी न फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पे उस पर मुकदमा नहीं चलाएगी। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 इज़ द फॉर द संसद, आर्टिकल 194 इज़ फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, बट यहाँ पे 105 में बोला गया है संसद के लिए, 194 में बोला गया है स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, संसद में या किसी समिति में सदस्य, यानी कि इनके समिति या संसद के कोई सदस्य है, अगर वो उसके द्वारा कही गई बात सदन में किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। सेम है उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 39 का आता है, वहाँ आर्टिकल 14 चला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, चलो देखते हैं। आर्टिकल, ये भी एक्सेप्शनल केस है, 31 का आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा डीपीएसपी के क्रियान्वयन के संबंध में कोई नियम बनाया जाता है तो 39 का और घा का उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि 14 का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि जहाँ 39 का आता है वहाँ से 14 चला जाता है, मीनिंग कि वायलेशन नहीं माना जाता है। 39 का में यही बोला गया है कि वेजेस को लेके दिया गया है, आई थिंक ये बात बोली गई वही है। फिर उसके बाद अदर एक्सेप्शन क्या है, विदेशी संप्रभु, राजदूत यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होते। ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी ने नहीं पूछा है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो ये चीज़ें पूछ सकता है। विदेशी संप्रभु, शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कौन कौन होंगे, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, दीवानी एवं फौजदारी से होंगे। राष्ट्र संघ इनके रेशियो को भी मुक्ति प्राप्त है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 15। आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है।